दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का देखिएगा, क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इंटरेस्टिंग यूनिक अप्रोच सीखने को मिलेंगे स्मार्ट कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ भी। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का है। साधारण ब्याज पर किसी धनराशि के 15 वर्षों में दोगुना होने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, यानी कि ब्याज दर कितना होना चाहिए। तो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर मूलधन हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये ये मूलधन था। अब ये 100 रुपये डबल हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, कभी कभी 3 गुना बोलता है, कभी 4 गुना बोलता है। तो जितने गुना बोले उसको उतना गुना कर लीजिए। तो 100 रुपये हमारा मूलधन था, दोगुना हो रहा है मतलब कि 200 हो जाएगा। अब ये 100 रुपये से 200 रुपये हो रहा है, क्योंकि मूलधन हमारा फिक्स होता है तो इसमें क्या जुड़ के 200 बना होगा, ब्याज, है ना। तो ब्याज कितना जुड़ा है देख लीजिए, ब्याज कितना जुड़ा है, 100 रुपये जुड़ा है। भाई 100 से 200 हुआ मतलब 100 रुपया ब्याज जुड़ा। ये 100 रुपये ब्याज 15 साल में जुड़ा है, तभी ना 15 साल में 2 गुना हुआ है। तो अब समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज दर होता क्या है। ब्याज दर होता है दोस्तों 1 साल का ब्याज, वो भी मूलधन पर, यानी कि 100 रुपये पर। ये जो 100 रुपये है ये मूलधन है ना। तो 1 साल का बस हमें ब्याज निकालना है। ये ब्याज 15 साल का है, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर 15 कर लेंगे हम लोग, बस यही आपका आंसर होगा। और ये 100 रुपये पर ही होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। काटेंगे तो 15 छक्के 90, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरली ये सवाल लग जाता, 100 से 200 हो रहा है, 100 रुपया ब्याज बना, 100 डिवाइड बाई 15, बस इतना कर लीजिए। ओरली इस सवाल को बना सकते हैं, इस टाइप के सवालों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 देखते हैं। एक दुकानदार 42 दर्जन वस्तुएं 630 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु 63 रुपये की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर ये जो 42 दर्जन दिया गया है इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है दोस्तों। क्यों काम नहीं है सुनते जाइए। यहाँ पर 630 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लीजिए। बताइए कितना होगा एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। भाई 630 रुपये, 12 ठो खरीदा 630 रुपये में, मतलब 1 दर्जन खरीदा, है ना। तो 1 ठो कितने में खरीदेगा, 1 ठो खरीदेगा 630 रुपये जो है ये 1 दर्जन का है, मतलब 12 का। तो 1 ठो का खरीदी मूल्य कितना हो जाएगा, 630/12, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी के बगल में आप सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 63 है। तो CP और SP का रेशियो ले लीजिए, सवाल आसान बन जाएगा। क्यों, यहाँ पर 1 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, है ना। 63 से कट गया, ये 12 उधर ले जाइए। तो यहाँ पे आपका रेशियो बनेगा 10 तो यहीं रहेगा, 12 एक कम 12 वहाँ चला जाएगा। यानी कि 10 का खरीदा 12 में बेचा, 10 का खरीदा 12 में बेचा। कितने की प्रॉफिट हो गई यहाँ पर, 2 रुपये की प्रॉफिट हो गई। किस पे, 10 रुपये पर, है ना। क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट है या फिर लॉस परसेंटेज है वो CP पर देखा जाता है, मतलब डिवाइड में CP रहेगा। कॉस्ट प्राइस 10 था, 2/10, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के सवालों को लगाने का तरीका भी कई बार बताया जा चुका है आपको। क्रमागत संख्याएं जहां पर भी दे दें एक ही तरीका होता है लगाने के लिए। अब 2 तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको क्रमागत संख्याओं का औसत दे देता है और कभी कभी क्रमागत संख्याओं का टोटल दे देता है, यानी कि योग दे देता है ना। और उसमें फिर ये सवाल पूछा जाता है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, या फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ लिया जाता है। तो कई टाइप फिर बन जाते हैं, लेकिन या तो योग देगा या फिर औसत देगा, ठीक है। औसत दिया है तब तो और सिंपल बन जाता है। अगर टोटल दिया रहता है तो औसत पहले निकालना पड़ता है ना। कितने क्रमागत बोला है, 6 क्रमागत बोला है। तो जितने क्रमागत बोला है उतने लाइन यहाँ पे बना लीजिए या फिर पॉइंट बना लीजिए, बिंदी बना लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 जगह हमने बना लिया। इन सभी का जो एवरेज दिया है वो कितना है, 175। कितना दिया है दोस्तों, 175 दिया है। अब अगर एवरेज दिया है तब तो अच्छी बात है। अगर यहीं पे इन सभी का टोटल देता तो टोटल अगर दिया है तो उससे एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। कितने डाटा हैं, 6 ठो, तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अगर योग दिया रहता तो। अब औसत निकल गया, ठीक है। औसत हमें दिया है यहाँ पे, ये जो एवरेज है ये एग्जैक्टली बीच वाला नंबर हमारा होता है ना, एग्जैक्टली बीच वाला। अब बीच वाला इसमें देखिए
3 यहाँ छोड़ेंगे, 3 यहाँ छोड़ेंगे, तो बीच में यहाँ पे 175 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो नंबर चाहिए वो सम संख्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। ये जो 175 है ये ऑड नंबर है, तो बस इसके अगू पिछू वाला इवन नंबर लिख लीजिए। 175 के पहले 175 के पहले 174, फिर इसके पहले 172, है ना, फिर इसके पहले 170। हमें पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, यही 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा पूछते हैं तो इधर आगे चलते, 174 के बाद 176, फिर 178, फिर यहाँ पर 180, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 180 हो जाता। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का टोटल बताइए, तो 170 और 180 जोड़ देते हैं हम लोग, 250 आ जाता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, 250 नहीं 350 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को लगाना है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, बिना कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं लग पाते हैं ज्योमेट्री के खासकर, ठीक है। आइए देखते हैं। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती हैं। यदि ए बी 30 है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है बी सी 24 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र कितना है, ओ है, तो पहले यहाँ पे सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर, ये सेंटर हमारा ओ है। अब इसके बाहर एक बिंदु ए है, तो ये बिंदु हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है हमारा। अब इस ए से इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाइए और यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर टच कर दीजिए, ठीक ना। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ पे टच हो रही हैं वो है ए बी और ए सी, तो ए ये हो जाएगा बी और ए, और ये हो जाएगा आपका सी। बोला क्या है, ए बी 30 है, ए बी आपका ये 30 है, फिर क्या बोला यहाँ पे, ये 30 है, बी सी 24 है, बी सी अच्छा ये मिलाया गया है, बी और सी को यहाँ पर ये मिला दिया गया है, ये 24 है, ठीक है। हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे होगा, किसी भी सेंटर को वृत्त की परिधि पर किसी भी पॉइंट पे मिलाने पे रेडियस मिलता है, तो ये रेडियस है हमारा, इसको मान लीजिए आर यहाँ पर, है ना, आर यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं। अच्छा, अब लगाएंगे कैसे, लगाने के लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस सेंटर को बाहरी बिंदु से मिला देनी है। मिलाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा। ये जो पूरा BC था मिलाते ही आधे आधे पे बंट जाता है, मतलब ये 12 होगा और इधर नीचे भी आपका 12 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कुछ मान लीजिए P मान लीजिए, ठीक ना, ये पॉइंट हमारा P है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब भी कोई रेखा स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है AB और ये OB रेडियस है, तो इनके बीच में भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और ये क्वेश्चन अब सिमिलरिटी से भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग, है ना। सिमिलरिटी कहाँ ढूंढते रहेंगे, एक कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया गया है, और इस 90 डिग्री के पास से, इस 90 डिग्री के पास से एक ऐसा लाइन खींचिए जो कर्ण पर 90 डिग्री बना रहा हो, कर्ण पर यानी कि हाइपोटेनस पर। तो हाइपोटेनस पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, दोनों साइड बनाएगा, है ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये C मान लीजिए, है ना, यहाँ पर ये C पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि P पॉइंट है, ठीक ना। अब कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि भाई जो BP का स्क्वायर होगा, है ना, BP का जो स्क्वायर होगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, ये होगा AP इंटू PC, ठीक है, AP या PA इंटू PC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, PA और मल्टीप्लाई PC, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात अच्छे से। अब इसमें ध्यान से समझना है आपको, आगे क्या करें, आगे ये कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाएं, है ना। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले BPA की बात करें तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होगा, बेस यहाँ से निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं कि नहीं। इधर भी ये 90 डिग्री बनेगा, तो इस बेस को पहले निकाल लीजिए,
है ना। इस बेस को पहले यहाँ पे निकाल लीजिए, या फिर नहीं भी निकालेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे अगर, तो ये क्या होगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ये जो पी ए आया है ये हमारा कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 30 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व मत करिए, चुपचाप रहने दीजिए, है ना। 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अच्छा 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट करिए। 30 प्लस 12 यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, 30 प्लस 12 42 हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई 30 माइनस 12 यानी कि 18 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पी ए हमारा मिल गया ये। अब हमें ये चीज़ निकालना है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कितना होगा, अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाइए। आर का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये वाला बेस मिल जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 12 का स्क्वायर। बस अब हमें आगे क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, सुनते जाइए। हमारे पास एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, ऐसे ही हमारे पास है ए बी ओ, है ना, ए बी ओ। जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहीं से एक परपेंडिकुलर खींचा गया ये वाला, ठीक है। यानी बी पी का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये पी ए और पी ओ, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। तो बी पी का स्क्वायर, बी पी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। 12 का स्क्वायर जो होगा वो होगा पी ए, तो पी ए कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 42 इंटू यहाँ पे 18, है ना, 42 इंटू 18 मल्टीप्लाई। पी ओ कितना है, पी ओ यहाँ पर ये रहा आपका, पी ओ ये रहा आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करके यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा। सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो पूरे के रूट लगा सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको और इसको, है ना, पूरे में रूट लग जाएगा। अब रूट जब पूरे में लगा है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, लेकिन उसका भी हमें स्क्वायर करना है ताकि ये रूट हट पाए, है ना। तो 12 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 12 इंटू 12, और इसका भी स्क्वायर करना है, मतलब 4 बार 12 लिखना है भाई। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 की पावर 4 हो जाएगा ना, ठीक। और रूट हट गया, जैसे इधर दोनों साइड स्क्वायर किए तो रूट हट गया। रूट हटते ही ये 42 और 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 42 और 18 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये सिर्फ बचा, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 144, ठीक है, 144 बचा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए चलिए काटते हैं। 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, ठीक है। 6 दूना 12, 6 सत्ते 42। अब ये 7 नहीं कट पाएगा, है ना। फिर फिलहाल देखते हैं। फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा 4 बार में, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए। इसको तो अब हटा देना, ये फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24, 24 और 8, 24 और 8, एक काम करते हैं, ये 16 हुआ, 16 और 12, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 16 और 12, तो 16 दूना 32, है ना, बचा 3, 16 कम 16 3 19, 192 हुआ, डिवाइड बाई 7 हुआ, ये 7 बचा है ना, और 144 इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी होगी, 7 से डिवाइड करेंगे 144 जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करिए तो 7 दूना 14, है ना, बचा 5 52 हो गया, 7 सत्ते 49 और पॉइंट 27 पॉइंट समथिंग आएगा। 27 पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, 27 जोड़िए कितना होगा, 144 में 27 अगर जोड़ेंगे तो 171 आएगा, ये 171 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ पे है आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालने के इधर रूट लगाना पड़ेगा। 171 से थोड़ा सा पहले किसका स्क्वायर रूट आता है, किसका स्क्वायर आता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। मतलब आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, क्योंकि हमें पूर्णांकित मान पूछा था, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और 13 पॉइंट समथिंग आएगा तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए देखिए, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला है, दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 5002 है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप का सवाल कई बार पूछा गया है। करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझते जाइएगा। वैसे तो लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता देते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बीच में, कंसेक्यूटिव विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है। तो अगर एक संख्या हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 हो जाएगी या x-2 हो जाएगी, कुछ भी ले लीजिए, है ना। पहली संख्या अगर x है तो या तो दो कम होगा या फिर दो ज़्यादा होगा, क्योंकि दो का अंतर होता है। कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये जो दिया गया है ये आपको दिया गया है 5002 के बराबर। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। जैसे ही दोनों संख्याएं बराबर अगर मानेंगे तो x² + x² होगा और 2x² आएगा इधर, और 2x² की वैल्यू 5002 आएगी। मतलब हमें क्या करना है कि इसका जस्ट आधा निकाल लेना है, ठीक है, आधा निकाल लेना है। तो इसका आधा निकालेंगे तो 5000 का आधा, 5002 का आधा कितना हो जाएगा, 5002 का आधा 2501 है ना, 2501 हो जाएगा आधा। और इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसके करीबी में कौन सा ऐसा स्क्वायर वैल्यू होता है 2501 के करीब में 2500 ही होता है, 50 का स्क्वायर, है ना। तो इसका करीबी जो आएगा वो आएगा 50। अब वैल्यू हमें विषम संख्याएं चाहिए, तो 50 से एक कम होगी वैल्यू और 50 से एक ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर चाहिए, है ना। तो मतलब ये होगा आपका 49 और ये होगा आपका 51। अब नंबर हमें पता चल गए, चाहे तो स्क्वायर करके देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5002 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 49 का स्क्वायर करेंगे, 51 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ के देख लीजिए 5002 ही आएगा। तो दोनों संख्या मिल गई हमें। इस तरीके से आपको करना है, सॉल्व नहीं करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करते रह जाइए। अब हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था, दोनों को जोड़ लीजिए, 51 और 49, ये दोनों मिलाकर 100 आ जाएगा। तो 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से सवाल को लगाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला, अनिरुद्ध 48 kmph की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी 12 kmph की चाल से, 52 किलोमीटर की दूरी 13 की चाल से, 120 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से तय करता है। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 48, 52 और 120, तीनों को जोड़िए, 48 और 52 हो गया 100, 100 और 120 हो जाएगा 220, है ना। तो 220 ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमें टोटल टाइम लिखनी है, तो टाइम अलग अलग सेगमेंट का होगा। बताइए, पहले सेगमेंट में 48 किलोमीटर की दूरी 12 के स्पीड से चला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए 48 डिवाइड बाई 12, 48 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो पहले सेगमेंट में टाइम लगा 4 घंटे, प्लस दूसरे सेगमेंट में टाइम देखिए 52 डिवाइड बाई 13, ये भी 4 आ जाएगा, 13 चौके 52। फिर 120 डिवाइड बाई 15, 15 अट्ठे 120, ये 8 घंटा आ जाएगा। तो बस यहीं से आपका निकल गया। 220 डिवाइड बाई 16, है ना, ये आ जाएगा 16। वैसे 4 से काट सकते हैं हम लोग, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और यह आ जाएगा 4। 55 के आधे का आधा, ठीक है, 55 के आधे का आधा, यही चीज़ आ जाएगा आपका। या फिर 13 चौके 52, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से आप लोग। आगे चलिए नेक्स्ट पर। बढ़िया सवाल है, माध्य निकालना है इसमें, है ना, ग्रुप डाटा दिया गया है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इनके बीच वाला वैल्यू निकालना है, यानी कि XI निकालना है। कैसे होगा, बीच वाला वैल्यू 0.8 इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो आधा कितना आ जाएगा, 4 यहाँ बीच का वैल्यू, है ना। 8 और 16 के बीच का वैल्यू 8 आएगा, है ना। एक सेकेंड 16 8 24, ठीक, 12 आएगा। अब 8 8 का गैप है, तो इनमें भी 8 8 का गैप चलता जाएगा। 4 8 12, फिर 12 8 20, फिर 20 8 28, है ना। 8 8 का गैप है, तो 8 8 16 36, 36 और 8 यहाँ पे 8 6 14, 44 हो जाएगा। ठीक ना। अब हमें यहाँ पे या तो डेविएशन मेथड लगा लीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा लीजिए, क्योंकि हमें FX निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और x ये वाला निकल कर आया है, मतलब XI निकल कर आया है। तो FI XI का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 4, 12 × 4, 20 × 7, 28 × 5, 36 × 3, फिर यहाँ पे ये
तो ये वाला मेथड आप लोग लगा सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है और जोड़कर डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का सम लिखना है हमें, है ना, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन हम वो तरीका नहीं लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस देखिए 20 के आसपास हैं, तो 20 को हम लोग अपना माध्य मान लेते हैं, मतलब इस वाले को हम अपना यहाँ पे मीन चूज कर लेते हैं अपने से, ठीक है। ये हमारा माना गया माध्य है, तो माध्य हमारा हो गया 20। अब हमें इस 20 से डेविएशन देखना है। चलिए बताइए 20 से ये कितना कम है, पहला वाला 4, 20 से 4 कितना कम है, 8 कम है, तो -8, ठीक। 20 से ये कितना कम है, अरे सॉरी -8 नहीं -16 है ना। 20 से ये कितना कम है, 8 कम है, तो -8। 20 से ये कितना कम या ज़्यादा है, 0, तो ये ख़त्म। फिर 20 से ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है मतलब प्लस। 20 से ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 16। 20 से ये कितना ज़्यादा है, तो 24 ज़्यादा है, ये वाला 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है। कैसे, सुनिए, फ्रीक्वेंसी और ये जो डेविएशन निकाले हैं इनका मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। तो 16 दूना 32 माइनस का 32, 8 चौके 32, ये भी माइनस का 32, ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, ये प्लस का 40, ये 16 3 48 प्लस का 48 है ना, प्लस का 48। ये 24 छक्के 20 छक्के 120 144, ठीक है, तो ये प्लस का 144 आ गया। अब डिवाइड बाई हमें कितना करना है, डिवाइड बाई में, क्योंकि ये सब में बटेगा, है ना भाई, कि हमें एवरेज में डेविएशन निकालना है। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज में डेविएशन मतलब सब में, फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। 4 2 6, 6 7 13, 13 3 20, 20 और 6 26, 5 31, यही ना होगा। 20 6 26, 26 और 5 31 हो गया। तो यहाँ पे 31 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। कितना होगा, ये सही जुड़ा है ना, 6 6 7 13, 13 एक सेकंड गलत हो गया, ठीक है। 31 नहीं आएगा यहाँ पर कुछ कम आएगा, जोड़ने में यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। तो कितना होगा, 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 6 27 होगा, ठीक है। 31 नहीं होगा, 27 होगा यहाँ पे। चलिए 27। अब देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन निकालिए। यहाँ देखिए ये 64, ये आपका 88, तो प्लस 88 माइनस 64, प्लस 88 माइनस यहाँ पे 64 यानी 24, ठीक है, प्लस का 24 और 24 इसमें जोड़ दीजिए, 24 इसमें जोड़ दीजिए तो 168 आ जाएगा, मतलब 168 आ गया। और डिवाइड बाई यहाँ पर 27 कर लेनी। कितनी बार जाएगा टेबल, 3 से तो कटेगा नहीं, या फिर काट लीजिए, 3 से कट तो रहा है, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 है ना, 3 छक्के 18 और ये 9, तो 6 बार जाएगा, 9 छक्के 54, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 20 के साथ 20 प्लस 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा तो आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग। 26 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो जाएगा। और तो 26 पॉइंट समथिंग कहीं दिया नहीं है, तो एक तरीका ये वाला भी है डेविएशन मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये बड़ा खतरनाक और बेहतरीन प्रश्न है ना। इस टाइप के 1-2 सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास यानी इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इससे 5 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि 13 मिनट में उस टंकी में कितना पानी भर जाएगा, वो हाइट हमें निकालनी है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा इसको। तो एक वृत्तीय पाइप है, और पाइप है तो मतलब अगर सर्कुलर सामने का हिस्सा दिया है तो बेलनाकार ही होगा, ठीक है। तो बेलनाकार होने का मतलब ये हुआ कि भाई इस टाइप का हमारा पाइप है, इसी पाइप में से पानी निकल कर एक बेलनाकार टंकी में जा रहा है ना। इस बेलनाकार पाइप का क्या दिया है, आंतरिक व्यास दिया है, डायमीटर दिया है। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा इसका, 1 सेंटीमीटर, आधा होता है रेडियस। हमें रेडियस से मतलब है, डायमीटर से मतलब नहीं है, ठीक। इसके बाद 5 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 मीटर जल प्रवाहित होता है ना। 1 सेकंड में 5 मीटर जल प्रवाहित होता है, क्लियर। अब ये बताइए कि ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है, आपके ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो क्यों ना हम इसको भी सेंटीमीटर में ले लें। ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 500 मीटर होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं
कि हमारा जो पानी है वो 1 सेकंड में इतना दूर चला गया, है ना। इतना दूर यानी कि 500 मीटर दूर चला गया। 500 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में बदलेंगे। 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर पानी यहाँ पे 1 सेकंड में इतना पानी बह रहा है। तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ पर होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी किस में जाएगा? टंकी में जाएगा। भाई जितना वॉल्यूम का पानी यहाँ पर 1 सेकंड में जा रहा है उतने ही टाइम में इतने ही वॉल्यूम का पानी आपके टंकी में गिरेगा। तो 1 सेकंड में यहाँ का वॉल्यूम और आपका जो टंकी था उसका वॉल्यूम, ये इस टाइप का टंकी था ना, ये वाला इस टाइप का टंकी, यहाँ पर ये थोड़ा सा बना देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, ये वाला इस तरीके से ये टंकी था। इसमें जितना वॉल्यूम यहाँ पे 1 सेकंड में जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भरेगा। तो 1 सेकंड में कितना भर रहा है वो निकाल लीजिए, है ना। इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल R है। इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेकंड दिया भी तो है, सॉरी, दिया है 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है। अब लगाइए, बेलन का आयतन हमें लिखना है क्योंकि हमें वॉल्यूम से ही मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा? बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू h, कितना? 500 मीटर। इतना ही वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा 1 सेकंड में। तो यहाँ का वॉल्यूम लिखिए कितना होगा? पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू, मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ तक भरा है, ये यहाँ तक h हाइट तक, तो h यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, पाई से पाई आपका कट जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 500 बटे 10,000, है ना, 100 इंटू 100 10,000 आएगा। तो 500 h की वैल्यू कितनी हो गई? 500 बटे यहाँ पे 10,000, है ना। 2 0 काट सकते हैं, 5 बटे 100 आएगा, मतलब 1 बटे 20 लिख सकते हैं। तो 1 बटे 20 सेंटीमीटर, 1 बटे 20 सेंटीमीटर ये 1 सेकंड में इतना भरा है। बोला गया है यहाँ पे भैया 13 मिनट में कितना भर जाएगा, 13 मिनट में कितना हाइट पहुँचेगा, है ना। तो बस 13 मिनट में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेकंड में अगर 1 बटे 20 सेंटीमीटर जा रहा है तो 13 मिनट में कितना जाएगा? 13 इंटू 60, 60 क्यों किए हैं? क्योंकि इसको सेकंड में बदलना था, है ना। तो 20 से ये 3 बार में कटेगा और 13 3 39 सेंटीमीटर यहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे लगाना था इस सवाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बड़े ध्यान से, है ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए तो x और y एक जैसे है, x और y यहाँ पर एक जैसे है ना। x और z को देखिए क्या अलग अलग है क्या? कहीं पर 2 और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। y और z को देखा जाए तो -3 5, ठीक है। y और z, अच्छा -2 5 यहाँ भी, -2 5 यहाँ भी है। चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं ना, किस ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू रखाएगा। चलिए रखते हैं, पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, किसी एक इक्वेशन को। सेकंड वाला इक्वेशन सिंपल दिख रहा है, इसी को उठाइए, है ना। वैल्यू रख के चेक करिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने लग जाएंगे तो गया काम से। देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो -8 प्लस y की वैल्यू -2 है ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा, और z की वैल्यू +5 है तो यहाँ आपका +5 हो गया। हमें -5 लेके आना है टोटल, तो -10 + 5, माइनस का 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब अगर ये होगा तो 2 और 5 वाला, ये वाला नहीं होगा। अच्छा इसको रख के देखें, अगर इसको रख के देखते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा लग रहा है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो -8 होगा। सेकंड ऑप्शन रखते हैं ना, -8 नहीं आ पाएगा भाई, क्योंकि ये वाला वैल्यू चेंज हो गया ना, इसी में जब सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला बीच वाला वैल्यू चेंज हो गया। 2 और 5 तो सेम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बीच वाला, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो -12, भाई 3 रखेंगे ना, -12 -2 और z की वैल्यू 5 है ना, तो -2 5 यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आएगा ही नहीं फिर -5 के बराबर। इसको अगर रखेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, या फिर 1 सेकंड, -12 माइनस नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो मतलब एक ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया दोस्तों।
समझ में आ गया कैसे करना है आपको अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्या बोला है सवाल में, समूह ए में 30 सदस्य, बी में 72, सी में 75, सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। ठीक है, ए बी सी, प्रत्येक सदस्य द्वारा औसत आपको दिया गया है। सीधे सीधे इसको करिए। 30 लोग हैं पहले में, 72 लोग हैं दूसरे में, 75 लोग हैं यहाँ पर तीसरे में। पहले ग्रुप के हर एक का एवरेज 434 है ना। दूसरे में यहाँ पे 324 है, तीसरे में यहाँ पे 280 है एवरेज खर्चा, है ना। हमें टोटल एवरेज निकालना है, सबका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, पर हेड यहाँ पे 434 अगर पड़ रहा है तो 30 लोगों का टोटल निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई ना करिए, यूनिट डिजिट लगाइए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाते हैं। तो 0 × 4 0 आएगा, 2 × 4 8 आएगा, 5 × 0 0 आएगा। सबको जोड़ लीजिए, सबका पैसा जुड़ेगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल कितने मेंबर हुए उनका भी यूनिट डिजिट। तो 2 और 0 2 + 5 7 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 7, मतलब ऊपर 8 नीचे यहाँ पे 7। 7 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 8 मिले। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 रखेंगे तो 21 आएगा, 6 रखेंगे तो 6 7 42 2 आएगा, 7 1 रखेंगे तो ये 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यूनिट डिजिट कहाँ है 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे 2 उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के बीच चुनाव हुए। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से हार गया, ठीक ना। तो टोटल 100% वोट है, उसमें से हारने वाले को कितना मिला, जो हारा है उसको 38% मिला वोट। यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, लूज़र को 38% वोट मिले, यानी कि जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, 100 - 38 यानी कि 62%। तो जीतने वाले को यहाँ पे 62% वोट मिला। और जो हारा है वो कितने वोट से हारा है, मतलब कितना कम वोट पाया है जीतने वाले से, 28,800 कम वोट पाया है। तो बस आप परसेंटेज में कमी देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस है ना, क्योंकि यही अंतर से ना हारा है। तो अगर परसेंटेज में अंतर देखें तो 62 माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 24, ठीक है 24 हो जाएगा, है ना। ये होगा 24%। तो 24% वोट से यहाँ पे हार गया है। 24% की वैल्यू इतनी है, मतदाताओं की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो ये जो 28,800 है, 28,800 है, ये 24% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू ये आ गई। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस यहाँ से आंसर निकल जाएगा, है ना। काट लेंगे, 8 8 16 2 18 कट रहा है, 8 से भी कट जाएगा, ये 8 से कटेगा क्या, एक बार करके देखते हैं। 8 3 24 4, ठीक है कट जाएगा। 24 से डायरेक्टली कटेगा ये ना, 24 1 कम 24, 24 दूना 48, ठीक है। तो डबल ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 12 और फिर यहाँ पे 4 0, 3 4 4 0, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ तिकड़मबाजी नहीं था। इसको देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एक रेसिपी में 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता होती है। मतलब आटा 4 भाग तो चीनी 3 भाग चाहिए, मतलब 3 यूनिट चाहिए। कह रहे एक बेकर 12 कप चीनी उपयोग करता है, तो उसे समान अनुपात बनाए रखने के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता होगी। देखिए 3 भाग चीनी और 12 कप यूज कर रहा है चीनी, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 12 हो गई, है ना। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि समान अनुपात बनाए रखने के लिए आटा भी उसी रेशियो में होना चाहिए, है ना। तो ये 3 चौक 12 हो रहा है, मतलब 4 × 4 यानी कि 16 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। भाई 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4, और 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। ओरली बन जाएगा ये सवाल, 2 सेकंड का सवाल था। बेईमान दुकानदार वाले सवालों को करने के लिए कई बार आपको तरीका बताया जा चुका है, उसी तरीके से लगाइए इस सवाल को। एक दुकानदार अपने माल को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है। हमें CP और SP का रेशियो बनाना है यहाँ पे, है ना। CP और SP का रेशियो यहाँ पे बना लेना है। तो बताइए 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, काटा पीटी पहले ही कर लीजिए, है ना। 55% मतलब 11/20, 11/20, क्योंकि 55/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 11 5 55, 20 5 100, मतलब 20 के सामान को 11 के लॉस पे बेच रहा है। 20 के सामान को 11 के लॉस यानी कि 9 में बेच रहा है। 20 - 11 9, ठीक। अब आगे पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कह रहा है लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% प्रॉफिट ले जाता है। सदोष का मतलब दोष युक्त, मतलब जिसमें डिफेक्टिव बैलेंस,
तराजू, ठीक ना, डिफेक्टिव तराजू का उपयोग करता है और 75% का प्रॉफिट ले जाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है? मतलब कि अगर बैलेंस अब डिफेक्टिव है तो तौलेगा तो 1 किलो कह के, लेकिन कम वजन देगा आपको एक्चुअल में। तो एक्चुअल में कितना दिया वो कॉस्ट प्राइस होता है ना। एक्चुअल में कितना दिया नहीं पता, मान लीजिए कि x दिया, x ग्राम दिया, लेकिन वो आपको बता के कितना दे रहा है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम सेलिंग प्राइस में जाएगा। 1 किलोग्राम मतलब ग्राम में लिखिए 1000 ग्राम। और ऐसा करते हुए उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट मिल रहा है 75% का। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, यानी 4 का समान 7 में जाएगा, 4 का समान 7 में जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो 20x डिवाइड बाई 9 इंटू 1000, 9000, ये होगा 4:7 के बराबर। 4 रेशियो यहाँ पर 7। बस यहाँ से काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। देखिए 0 से 0 आपका कटेगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 9 दूना 1800, 1800 और डिवाइड बाई 7 कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 7 दूना 14, बचा 4, 40 हो गया, है ना, 40 हो गया। तो 7 पंजे 35, मतलब 25 आएगा। अच्छा, तीनों जगह है ना, तो 35 हो गया, फिर यहाँ पे 40 था तो 5 बचा, तो 7 सते 49, 50 हो जाए ना, तो 7 सते 49, 257 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, है ना। यानी कि 257 ग्राम ही तौलेगा, जबकि 1 किलो देने वाला था वो। इतना ज़्यादा घपला किया, तब ना उसको 75% का प्रॉफिट हो रहा है। और वो साथ में वो कह भी रहा था कि हम 55% का लॉस सह रहे हैं, लॉस सहने के बाद भी 75% का प्रॉफिट ले गया। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पे सिर्फ इतना 250 ग्राम के समथिंग दे रहा है, इतना बड़ा घपलेबाजी। ठीक है, आगे चलिए। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, है ना। क्यूब रूट हमें निकालना है। 216 का क्यूब रूट 6 होता है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट बचेगा, है ना, मतलब 3 भाग हो जाता है। तो यहाँ 3 डिजिट है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 डिजिट बचेगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, पॉइंट के बाद 3 है तो यहाँ 1 ही डिजिट बचेगा। यहाँ 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट बचेगा। ओरली बन जाता है ये सवाल। 6 1 7 2 9, 9 आएगा 0.9। अच्छा यहाँ माइनस है ना, सॉरी माइनस है, तो 7 में से 2 गया 5, मतलब 0.5, है ना। 0.5 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओरली बन जाता है ये सवाल, कुछ नहीं था इसमें। पार्टनरशिप का बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। 3 मित्र x, y और z 5, 3 और 7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद x ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। ठीक ना, x ने क्या किया कि पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया 6 महीने के बाद। यदि z द्वारा निवेश की गई धनराशि 14,000 है तो 55,000 के कुल वार्षिक लाभ में से x और y के लाभ के बीच में अंतर कितना होगा। हमें यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। रेशियो ले लीजिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बताइए x का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 रुपये, है ना। x का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 रुपये इनटू टाइम। अब ये बताइए x क्या कर रहा है, 6 महीने के बाद आधा हिस्सा निकाल ले रहा है। यानी कि ये जो 5 रुपये था, ये सिर्फ 6 महीने तक लगा रहा, है ना, 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। तो ये 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि बाकी के 6 महीने के लिए आधा ही पैसा लगा रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद आधा हिस्सा निकाल लिया। तो अगर 5 में से आधा निकालेंगे तो 2.5 बचेगा। कितना बचेगा 2.5 बचेगा, और ये अगले 6 महीने तक लगा रहेगा। टोटल 1 साल है ना, तो अगले 6 महीने तक ये लगा रहेगा। तो ये x का हिस्सा आ गया। फिर इसके बाद y का रेशियो देखिए, y 3 रुपये लगा रहा है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक। फिर इसके बाद रेशियो z का पैसा 7 रुपये लग रहा है, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है। ये तो कहीं नहीं निकाल रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं। तो बस यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये होगा 30, 25 छक्के कितना होता है 150, मतलब 15 हो गया ये, है ना, ठीक है। ये 15 हो गया, तो 15 और 30 45 यहाँ पर 12 तियाँ 36 और 12 सत्ते 84। एक सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 7 × 12। तो एक काम करते हैं, 12 × 7 ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा काट लेते हैं। 9 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कटेगा, 15 आ जाएगा,
12 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4, 4 सत्ते 28, ये 28 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, यही रेशियो आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब पूछा क्या है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट 55,000 और एक्स और वाई का डिफरेंस चाहिए, एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर चाहिए। 3 यूनिट अंतर है, 15 एक्स को मिल रहा है, 12 वाई को मिल रहा है, तो 3 का अंतर है। 3 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए, ये नहीं कटेगा 3 से। 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा 3 से, ये 3 से कटेगा। अच्छा 4 10, 10 9 19, 19 ये भी नहीं कटेगा 3 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब करेंगे कैसे देखिएगा, 3 यूनिट है ना, तो 3 से कटने वाला नंबर ढूंढ लिए, वही आंसर होगा। अच्छा अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 55,000 टोटल प्रॉफिट, 55,000 टोटल प्रॉफिट, रेशियो में कितना होगा टोटल, 12 15, या फिर इनको जोड़िए 40 40 और 15 45, 1 सेकंड 55 ना, ठीक है 55 हो गया। तो 55 से ये 1000 बार में कटेगा, 1000 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। डिफरेंस कितना था 3, तो 3000 हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सवालों को लगाना है। उम्मीद करते हैं 30 के 30 सवाल आपको करवा दिए हैं और ये सभी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। शिफ्ट 2 था ये 17 मार्च वाले पेपर का। ठीक है ना, तो पिछले क्लास में हमने 15 प्रश्न किए थे, इस वाले क्लास में 15 प्रश्न, यानी टोटल 30 प्रश्न हो गए हैं। सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली के डेली यहाँ पर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।